बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते नए। नमस्कार। भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा एफपीओ बनाने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है और इस गाइडलाइन के हिसाब से जो एफपीओ बनाए जाएंगे उनको भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। पिछली सरकारों की तुलना में इस बार की जो गाइडलाइन है वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत डिटेल है और इसमें एफपीओज़ के संचालन के लिए, उनके संवर्धन के लिए काफ़ी सहयोग की भावना रखी गई है और अच्छी वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी संस्था से पैसा मिलता है तो उसके साथ उनकी शर्तें होती हैं कि कोई भी पैसा बिना शर्त के नहीं आता है। भारत सरकार द्वारा इस बार भी बहुत कठोर शर्तें बनाई गई हैं और स्टेजेस बनाई गई हैं कि हर चरण में एफपीओ क्या अचीव करेगा तो उसको कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी। और भारत सरकार जैसे कि आप सब जानते हैं 10,000 एफपीओ को बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इस बार काफ़ी विस्तृत तैयारी भी भारत सरकार द्वारा की गई है। इसके लिए एक जो राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी, नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी NPMA का गठन किया जा रहा है और ये गठन जो है SFAC के अधीन किया जाएगा। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी लोग काम करेंगे जो अलग अलग क्षेत्र से के लिए गाइडलाइन तैयार करेंगे और एफपीओज़ को दिशा निर्देश देंगे। इसी तरह भारत सरकार द्वारा जो दूसरा कदम उठाया गया है उसमें है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इस पूरी 10,000 एफपीओ बनाने के या किसान संगठन बनाने के जो लक्ष्य हैं उसको 3 संस्थाओं को दिया गया है। इसमें एक संस्था है SFAC। SFAC का काम है कि जो कंपनी एक्ट के तहत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जाएंगी उनकी व्यवस्था का काम, उनको संवर्धन करने का काम SFAC द्वारा देखा जाएगा। दूसरा NCDC जो सहकारिता क्षेत्र में काम करती है, तो इस बार सहकारिता के तहत जो राज्यों के कोऑपरेटिव के नियम हैं उनके तहत जो फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाए जाएंगे उन फार्मर्स कोऑपरेटिव को भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बराबर की सहायता दी जाएगी। इसीलिए भारत सरकार ने इसको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ना कह के किसान संगठन, किसान उत्पादक संगठन FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया है। तो ये काम NCDC सहकारी क्षेत्र का देखेगी। और तीसरी संस्था है नाबार्ड को दोनों काम देखने के लिए कहा गया है। वो प्रोड्यूसर कंपनियों का काम भी देखेंगे और कोऑपरेटिव का काम भी देखेंगे। तो ये पूरी परिकल्पना राष्ट्रीय स्तर की है और वहाँ ये 3 एजेंसियाँ SFAC, NCDC और नाबार्ड मिलके इसका क्रियान्वयन देखेंगे। इसी तरह स्टेट लेवल पे एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है जो कृषि सहकारिता विभाग के अधीन आती है और ये स्टेट लेवल की कंसल्टेटिव कमेटी हर राज्य में अलग अलग होगी। जो उनके राज्य को जो लक्ष्य दिए गए हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वो काम करेंगे। फिर हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। DML, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग जो कमेटी है वो उनके ज़िले के लिए जो लक्ष्य दिए गए हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करेगी और मॉनिटरिंग करेगी। फिर इस बार भारत सरकार ने क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को लिया है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में एक ही तरह की फसल जिस क्लस्टर में हो रही है उस क्लस्टर में एक एफपीओ का गठन किया जाना है। तो ये क्लस्टर बेस्ड एफपीओ बनाने के लिए क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेवाएं ली जाएंगी। अब ये क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्थाएं होंगी जो पहले से इस तरह के काम करने के अनुभव रखती हैं और इन संस्थाओं को भारत सरकार की जो NPMA है, नेशनल प्रोजेक्ट
मैनेजमेंट एजेंसी है वो चिन्हित करेगी, उनकी सेवाएं लेने के लिए उनसे अनुबंध करेगी और उस अनुबंध के आधार पर ये जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं ये एफपीओ के गठन में चरणबद्ध तरीके से उनको मदद करेंगे। तो इसमें कितने तरह की काम हो सकते हैं एफपीओ में, ये जो काम होंगे किस किस तरह के एफपीओ हो सकते हैं। तो इसमें क्रॉप हस्बेंड्री मतलब किसी भी तरह की फसल उत्पादन से संबंधित काम लिए जाएंगे। एग्री मार्केटिंग, कृषि के जो उत्पाद हैं उनके मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग, यदि प्रसंस्करण करना है, वैल्यू गुणमूल्य वृद्धि करना है, वैल्यू एडिशन करना है तो वो काम इसमें लिए जा सकते हैं। फिर इन संस्थाओं में सोशल मोबिलाइजेशन का काम होगा, क्योंकि ये जो एफपीओ है ये सोशल एंटरप्राइज है, ये एक सामाजिक व्यापारिक संगठन है। तो इसमें सोशल मोबिलाइजेशन के लिए भी स्पेशलिस्ट रहेंगे और उनकी सेवाएं रहेंगी। इसी तरह कानूनी प्रावधान और अकाउंटिंग की व्यवस्था को बहुत मजबूती से करना होगा, क्योंकि कंपनी एक्ट में और कोऑपरेटिव एक्ट में समय समय पर अलग अलग तरह के कानूनी प्रतिबद्धताएं होती हैं जिनके हिसाब से रिपोर्ट और ऑडिट अकाउंट सबमिट करना होते हैं। फिर इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए ये इंटरनेट बेस्ड आईटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा और उस सिस्टम के तहत ये काम किया जाएगा। तो इस तरह से इस बार पहले जो काम केवल एसएफएसी कर रही थी उसमें अब भारत सरकार ने वृद्धि की है और 3 संस्थाओं को इसमें डाला हुआ है। इस बार जो एफपीओ बनाए जाएंगे उनको कितनी आर्थिक मदद मिलेगी, किस किस स्तर पर कितनी आर्थिक मदद दी जाएगी, इसके ऊपर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और लोगों में ये उत्सुकता है कि ये आर्थिक मदद क्या होगी। तो देखिए, जो एनपीएमए है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मैनेजमेंट कमेटी है, उसको संचालित करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए और सीबीबीओ जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेवाएं लेना है, उन सब के खर्चे के लिए भारत सरकार ने 25 लाख रुपए प्रति एफपीओ के 5 साल के लिए निर्धारित किए हैं कि इस व्यवस्था के संचालन में और इसके संवर्धन में, सहायता में 25 लाख रुपए प्रति एफपीओ तक भारत सरकार खर्च करेगी। दूसरे, जो एफपीओ का मैनेजमेंट कॉस्ट है, जब एफपीओ का गठन होगा, उसका संचालन होगा, तो उसके प्राथमिक चरण में भारत सरकार 18 लाख रुपए तक एफपीओ को, प्रति एफपीओ को मदद देगी। इसमें एक एफपीओ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, सीईओ होंगे, उनकी सैलरी 25,000 रुपये महीने तक भारत सरकार देगी। एक अकाउंटेंट होंगे, उनकी सैलरी 10,000 रुपये तक की होगी। 40,000 रुपये एफपीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए खर्चा किया जाएगा, क्योंकि इसमें कंपनी सेक्रेटरी और सीए की सेवाएं ली जाना होती हैं, जो डायरेक्टर होते हैं और जो एफपीओ का एमओए और एओए बनाना होता है। कंपनी सेक्रेटरी के यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ती है। उन सब के खर्चे 40,000 रुपये प्रति एफपीओ भारत सरकार देगी। एफपीओ को शुरू में अपना दफ्तर लेना पड़ेगा, उसके किराए के लिए 48,000 रुपये प्रति वर्ष तक का पैसा मिल सकता है। टेलीफोन और बिजली वगैरह के खर्चे के लिए 12,000 रुपये साल तक खर्चा मिलेगा। एफपीओ को जो शुरू में कुछ इक्विपमेंट, फर्नीचर खरीदना होंगे, उसके लिए 20,000 रुपये तक का खर्चा मिलेगा। एफपीओ की मीटिंग करना है या ट्रैवल करना है तो टीएडीए के तौर पे अधिकतम खर्चा 18,000 रुपये तक मिलेगा। एफपीओ को शुरू में जो साफ़ सफाई के लिए कोई कर्मचारी लगाना है या कोई टॉयलेटरी का सामान खरीदना है, सैनिटरी खरीदना है, आपकी स्टेशनरी खरीदना है, तो इन सब खर्चे के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष भारत सरकार एफपीओ को देगी। तो ये एफपीओ के संचालन के लिए
5 साल तक सुविधाएं भारत सरकार देने वाली है। दूसरा जो सबसे अच्छा प्रावधान है वो है इक्विटी ग्रांट का, कि जितने सदस्य एफपीओ बनाएगी तो प्रति सदस्य 2,000 रुपये तक का मैचिंग ग्रांट भारत सरकार देगी, और ये अधिकतम 15 लाख रुपए तक होगा। इसका फायदा ये होगा कि एफपीओ को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और किसानों को फायदा ये होगा कि पूरा पैसा उनको नहीं लगाना है। जो अगर 2,000 रुपये किसान दे रहा है अपने शेयर के तौर पे, तो 2,000 रुपये मैचिंग ग्रांट भारत सरकार देगी, तो उनका जो इक्विटी ग्रांट है वो डबल हो जाएगा, और इसका फ़ायदा उन्हें अपने बिजनेस को संचालित करने में, बैंक से लोन लेने में और दूसरी चीज़ों में मिलेगा। इसी तरह भारत सरकार ने एक और व्यवस्था की है कि भारत सरकार जिन एफपीओज का बिजनेस प्लान बन जाता है, जो अच्छे से संचालन कर रहे हैं, उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आगे 2 करोड़ रुपए का बिना गारंटी का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, और इसकी गारंटी भारत सरकार लेगी। और ये बिना गारंटी का लोन बहुत सुविधाजनक लोन होगा, क्योंकि अधिकांश एफपीओ के पास शुरू में बहुत स्थायी संसाधन नहीं होते हैं, सब परिसंपत्तियां नहीं होती हैं जिनको वो कोलेटरल के तौर पे बंधक बैंकों में रख के लोन ले सकें। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा भारत सरकार ने दी है। पर जैसे कि आप देख रहे हैं, सरकारी तंत्र में चीज़ों को बहुत क्लिष्ट कर दिया जाता है, बहुत कठिन बना दिया जाता है, तो ये सुविधाएं लेना इतना आसान नहीं होगा। आप देखिए कि एक संस्था है जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एफपीओ को संचालित करने में मदद करेगा, पर इन क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी टारगेट बेस्ड ही पैसा मिलेगा। हर स्टेज पे उनको एफपीओ को जिस लेवल तक ले जाना है वो टारगेट अचीव करेंगे तो ही उनको उसका पैसा मिलेगा। अब इसमें मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है वो बहुत लंबी व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर, तीनों स्तरों पर इसकी मॉनिटरिंग होना है। तो एफपीओ जो अच्छे काम करेंगे, तो हमारे बहुत सारे साथी हमें बातचीत करते हैं और पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये एक भावना आ गई है कि ये एक अच्छा माध्यम है पैसा बना लेने का, क्योंकि भारत सरकार इतना पैसा दे रही है। तो दोस्तों, ये उतना आसान नहीं है। आपको वास्तव में अपना एफपीओ तैयार करना पड़ेगा, उसका बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंटरनेट बेस्ड मॉनिटरिंग होती है, जिसमें हर तरह की रियल टाइम में मॉनिटरिंग की व्यवस्था होने वाली है। आपको मीटिंग के फोटो वीडियो अपलोड करना पड़ेंगे, आपको बिजनेस दिखाना पड़ेगा, आपको किसानों की सूची, कहाँ खेती हो रही है या कौन सी गतिविधि कहाँ संचालित हो रही है, उसकी बैलेंस शीट, उसका ट्रांजैक्शन, सब कुछ आपको ऑनलाइन देना होगा। तो इस काम में मैं चाहता हूं कि वही लोग आगे आएं जो वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। अगर वो किसी लालच या दबाव में आके काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये व्यवस्था ठीक नहीं है, उनके खिलाफ बहुत सारे कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो इस बार मैं चाहता हूं कि जो लोग वास्तव में एफपीओ का काम कर रहे हैं, और ये सुविधाएं दोनों तरह के कोऑपरेटिव और एफपीओ को मिल सकती हैं जो पूर्व से भी गठित एफपीओ हैं, क्योंकि बहुत सारे एफपीओज पूर्व से बने हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सी कोऑपरेटिव्स हैं और जिन्हें आज तक कोई सहायता किसी भी स्तर पर नहीं मिली है। बीज समितियां हैं, इन सब समितियों को भी पहली बार इस योजना में लाभ मिल सकता है। तो जो पुराने साथी हैं वो जुड़ सकते हैं, जो नए साथी हैं जो इस पर काम करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। अब ये हमने आपको एक पूरा परिदृश्य बताया है कि योजना का संचालन कैसे होगा। इस संचालन को करने में जो हमारी कंपनी है ई फसल, वो लोगों की निःशुल्क मदद करती है, उनको एफपीओ गठन में, उनके संचालन में, उनके बिजनेस डेवलपमेंट में,
काम करने में मदद करती है। तो जो लोग इसमें और जानकारी चाहते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं, वो कमेंट लिख सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछे थे उसी को मैं उत्तर देने की कोशिश इस वीडियो में किया हूँ। आगे के वीडियो में एफपीओ का गठन कैसे होना है, क्लस्टर का चिन्हित कैसे किया जाना है, कैसे मेंबर्स होंगे, कौन मेंबर्स हो सकते हैं, वो सब प्रक्रियाओं पे हम स्टेज बाय स्टेज आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो आपको इस पूरे काम की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। धन्यवाद।